स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अजरबैजान से पाकिस्तान का भारत को वार्ता प्रस्ताव। पाक पीएम शाहबाज ने फिर जताई भारत से बातचीत की इच्छा। दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता की दिशा में बढ़ने का संदेश दिया। शहबाज शरीफ ने कहा विवादों का समाधान बातचीत से ही संभव। कश्मीर मुद्दे समेत तमाम मसलों पर शांति से हल निकालने की अपील की है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारत से शांति वार्ता की अपील और बातचीत करने की अपील की गई है। भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता की दिशा में बढ़ने की संभावना और अब पाकिस्तान की तरफ से ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं जब भारत के साथ बातचीत की अपील की जा रही है। शहबाज शरीफ ने कहा विवादों का समाधान जो है बातचीत से ही संभव है। कश्मीर मुद्दे समेत तमाम मसलों पर शांति से हल निकालने की अपील पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है। पाकिस्तान के पीएम ने जो है अजरबैजान में एक बार फिर से भारत से बातचीत की इच्छा जाहिर की है और उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों को संवाद की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। शरीफ ने विवादों के समाधान के लिए बातचीत को ही एकमात्र रास्ता बताया है और कश्मीर समेत तमाम जो मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच से शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की अपील की है। फिलहाल भारत की ओर से इस पर बयान कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, सामने नहीं आई है। तो अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या रुख अपनाता है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विकसित भारत की अवधारणा पर बड़ा बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मतलब केवल अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंकिंग से नहीं होना चाहिए बल्कि जमीनी स्तर पर आम लोगों की आय को 8 गुना बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि जब तक नागरिकों की आय नहीं बढ़ेगी तब तक विकास सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रह जाएगा। तो ये उपराष्ट्रपति ने बयान दिया है और विकसित भारत को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि विकसित भारत के लिए जो आम नागरिक है उनकी आमदनी 8 गुना होना जरूरी है। अदरवाइज उन्होंने ये भी कहा है कि ये चीजें कहीं ना कहीं एक आंकड़ों तक ही सिमट के रह जाएंगी। आज के दिन ये अति आवश्यक है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं उसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है इससे नहीं है। विकसित भारत को परिभाषित करने के लिए, जमीनी हकीकत देने के लिए हर व्यक्ति की आय में 8 गुना बढ़ोतरी जरूरी है। ये निश्चित होकर रहेगा, पर इसमें किसान को दूरदर्शी बनना पड़ेगा। आज हमारा किसान उत्पादन तक सीमित है। बड़े परिश्रम से कई बार विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों को झेलता हुआ, चुनौतियों की कसौटी पर खरा उतरता हुआ कृषि उत्पाद को उसके बाद उसकी भूमि। और अयोध्या से खबर सामने आ रही है। 5 जून को राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:30 बजे से 11:40 के बीच संपन्न होगी प्राण प्रतिष्ठा। अगर हम बात करें मुहूर्त की तो 11:25 से 11:40 का वक्त बताया जा रहा है। चूंकि मुहूर्त इसी बीच प्राण प्रतिष्ठा जो है वो संपन्न होगी। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का आयोजन इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास होने जा रहा है। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और हवन भी किया जाएगा और इस अवसर पर देश भर से भक्तों और गणमान्य लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या में 5 जून को राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा और यह विशेष आयोजन अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:25 से 11:40 के बीच संपन्न कराए जाएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के इस आयोजन में मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और हवन भी किया जाएगा और इस अवसर पर देश भर से श्रद्धालुओं और कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और एक और बड़ी जानकारी आपको बताते चले, एलन मस्क के पिता एलन मस्क करेंगे अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन। एलन मस्क के पिता एलन मस्क 4 जून को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां
तो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 जून को पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। एलन मस्क का भारत दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राम मंदिर में दर्शन के दौरान मंदिर परिसर स्थित अन्य मंदिरों का अवलोकन भी करेंगे और उनकी यात्रा से अयोध्या में पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित होने की संभावना भी जताई जा रही है। एलन मस्क के पिता एलन मस्क 4 जून को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अयोध्या पहुंचेंगे। भारत के दौरे पर जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगे। दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और खास माना जा रहा है। एलन मस्क का मंदिर परिसर स्थित जो अन्य मंदिर है वहां मंदिर में देवी देवताओं का अवलोकन करेंगे। जो तमाम मंदिर होंगे वहां पहुंचेंगे। बताते चले कि राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 जून को पूरा होने जा रहा है, पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। इसके बाद से आम श्रद्धालु इनके लिए खोल दिया जाएगा। एलन मस्क की इस यात्रा से अयोध्या में पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनों का ध्यान आकर्षित होने की संभावना जताई जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, भारत में कोरोना की स्थिति को लेकर अपडेट। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1210 की गई। दिल्ली में हाल ही में 104 नए मामले सामने आए। नोएडा में भी कोरोना के 19 मामले सक्रिय। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जारी रखने की भी अपील की गई। टीकाकरण और सुरक्षा उपायों को तेज करने का आग्रह किया गया है। तो दिल्ली में हाल ही में 104 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। और अगर हम बात करें नोएडा में भी कई लोग इससे संक्रमित हैं। अगर हम बात करें सक्रिय मामलों की तो 19 मामले सक्रिय बताए जा रहे हैं। टीकाकरण और सुरक्षा उपायों को तेज करने का आग्रह भी लोगों से किया जा रहा है। भारत में एक बार फिर कोरोना को लेकर सतर्कता की जरूरत देखने को मिल रही है। और देश भर में अगर हम बात करें तो एक बार फिर से कोरोना का कहर बरतता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1200 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में हाल ही में 104 नए मामले आए, जबकि नोएडा की बात करें 19 सक्रिय केस हैं। स्वास्थ्य विभाग अब लगातार इसको लेकर अलर्ट और सतर्क रहने की लोगों से अपील कर रहा है। लोगों से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करने और सतर्क रहने की अपील करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ टीकाकरण और सुरक्षा उपायों को तेज करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि जो संक्रमण है इसे और फैलने से रोका जाए, क्योंकि इसके चपेट में पहले भी कई दफा लोग आ चुके हैं। लाखों की तादाद में लोगों की जान गई है। और एक बार फिर जब कोरोना के एक्टिव केस बढ़ते हुए नजर आए तो स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा की बात करें, पूरी तरह से अलर्ट और सख्त मोड पर, जहां लोगों से इसको लेकर एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बड़ी कार्रवाई। शोपियां में आतंकियों के 2 मददगार सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। इलाके में चल रहा सर्च ऑपरेशन, व्यापक छापेमारी जारी। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हथियार और विस्फोटक सामान भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बल आतंकवादियों की पूरी नेटवर्क को खत्म करने में जुटे हुए। क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले से ये जानकारी आपको बताते चले, जहां सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है और आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। वहीं इलाके में हम बात करें तो अभी भी सर्च ऑपरेशन और व्यापक छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों की बात करें तो उन्हें कामयाबी, जहां 2 मददगार आतंकियों के 2 मददगार को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन और व्यापक छापेमारी जारी है। सुरक्षा बल आतंकियों की पूरी नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। लगातार हम देखें तो अब आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए तमाम शासन प्रशासन की बात करें, सेना के जवानों की बात करें, हर कोई इसको लेकर सख्त मोड पर नजर आ रहा है। और सुरक्षा बल एक बार फिर जो है कहीं न कहीं के लिए कामयाबी हाथ लगी है और आतंकवादियों की पूरी नेटवर्क को खत्म करने की जो मुहिम है इसमें दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है और सफलता हाथ लगती जा रही है। भारतीय सेना को और सुरक्षा बल थे, उन्होंने 2 आतंकियों के मददगार को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें पहले के मुकाबले और चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि है उसको लेकर सख्ती और अलर्ट मोड पर जो सुरक्षा बल है वो नजर आए और किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि
नजर न आए। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके साथ व्यापक छापेमारी भी अलग-अलग जगहों पर किए जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में स्थित डायमंड हार्बर थाने के पीछे जोरदार धमाका हुआ और यह धमाका पुलिस के द्वारा जब्त किए गए करीब 25 किलोग्राम बारूद में हुआ, जिससे इलाके में भय का माहौल बन गया है। धमाके के बाद पुलिस ने तुरंत पूरे क्षेत्र को घेर लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियां भी मामले की जांच में गहराई से जुटी हुई है। तो डायमंड हार्बर थाने के पीछे ये धमाका, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल। हालांकि पुलिस प्रशासन इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, इसकी तफ्तीश की जा रही है। और एक और जानकारी आपको बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ प्लान पर रोक। अमेरिकी व्यापार अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान पर रोक लगाई है। कोर्ट ने खासकर लिबरेशन के टैरिफ को निष्प्रभावी घोषित किया और यह फैसला व्यापारिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। व्यापार जगत में इस फैसले को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी व्यापार अदालत ने ट्रंप के टैरिफ प्लान पर रोक लगा दी है। ये सख्त फैसला जब ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। खासतौर पर लिबरेशन डे टैरिफ को कोर्ट ने निष्प्रभावी करार कर दिया है और अदालत ने फैसला व्यापारिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है और इस फैसले को व्यापार जगत में सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी है। बढ़ते आगे दिल्ली से खबर आपको बताते चले, जहां से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। सीमा के हालात का जायजा लेंगे और पाक हमले के पीड़ितों से भी मिलेंगे। जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा अमित शाह करेंगे। तो ये जानकारी आपको बताते चले, अमित शाह के दौरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर और इस दौरान वे सीमा क्षेत्रों का जायजा लेंगे और हाल ही में जो पाक हमले, पहलगाम हमले हैं, इनके पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। अमित शाह जम्मू में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे, जहां सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ निर्देश आगे जारी किए जा सकते हैं, ये देखना होगा। और इस दौरे को क्षेत्र की सुरक्षा और हालात की निगरानी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बढ़ते आगे, जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों इंडोनेशिया के जकार्ता दौरे पर है और इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वहां के प्रमुख थिंक टैंकों और शिक्षाविदों के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। यह संवाद भारत इंडोनेशिया संबंधों को और गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो इंडोनेशिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल जहां आगामी दिनों में दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। और पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। परेड ग्राउंड के अंदर और बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पीएम मोदी आज अलीपुर द्वार और कूच बिहार जिलों का दौरा करेंगे, जहां वे सिटी गैस वितरण परियोजना के आधारशिला रखेंगे। बता दें कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो की गई है। अलीपुरद्वार में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत करने की तैयारियां की जा रही है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ जो पीएम के कार्यकाल में किए गए काम है उनको जो है कहीं ना कहीं सजाया गया है और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को दर्शाया गया है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम के गंगटोक दौरे की तैयारियां भी जोरों पर है और सुबह करीब 11 बजे बताया जा रहा है वे सिक्किम पहुंचेंगे, जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रदेश प्रकृति विकास को बढ़ावा देती है। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही एक बड़ी जनसभा को पीएम संबोधित कर सकते हैं। तो गंगटोक में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां और ये तस्वीरें भी, जहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रही है और साथ ही साथ कार्यक्रम होना है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और इसी के साथ एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बढ़ते आगे, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई और इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 5 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये प्रस्ताव राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में बैठक कई प्रस्तावों को मंजूरी भी इस दौरान दी गई है। और कहते हैं विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है और इस बात के लक्षण हमें आज भारत में साफ दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश कि जनजीवन ही प्रभावित हो जाए और ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। और इस साल मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दे दी, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इससे लोगों की जो दिनचर्या है पूरी तरह से प्रभावित भी हो रही है। भारत में असामान्य मानसून, पर्यटन, ग्लोबल वार्मिंग और बात करें तो पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम भी हो सकता है, जहां बढ़ती प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में ही अप्रत्याशित बदलावों का कारण बन रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी जताता है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए मानसून के पहले आने के पीछे का कारण आखिर क्या है। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मेडिन जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव।
जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति की चेतावनी समझिए और समय रहते। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़।